अच्छा जी, जैसा कि नजर आ रहा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान ये बात अभी शुरू हुई है। बज़ाहिर दोनों की सियासत एक दूसरे से कुछ अलग है। अब देखते हैं कि बाप और बेटे में कौन किसको किस सफ़े पर लाता है। मज़हर साहब शुक्रिया, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब, पहले मज़हर साहब से एक सवाल मेरा। मज़हर साहब, अभी हमें जो बात समझ आई और जो हमने इंटरव्यू देखा तो उस पर हमने अपना ओपिनियन, और आपको पता है हम गप्पे शप्पे मारना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये एक सॉफ्टर वे में आपको लगता है जरदारी साहब ने बताया, या फिर ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस टू एनीबडी हु थिंक्स कि अथॉरिटी आसिफ जरदारी के पास नहीं है, बिलावल के पास है? उन्होंने बड़ा क्लियर कट बता दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, जरदारी साहब के जो अल्फाज का चुनाव था वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, और उससे बिलावल का सियासी इमेज जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये पहली मर्तबा नहीं किया जरदारी साहब ने। जब बिलावल का की एक तरह से फॉर्मल लॉन्च हुआ था और कराची में ही वो जलसा हुआ था जिसमें बिलावल ने बड़े ज़ोरदार और पुरजोश तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को भी और अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी ललकारा था। उसके कोई एक महीने बाद लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ जिसमें जरदारी साहब बिलावल को नहीं ले गए, और वहाँ जब ये क्वेश्चन हुआ तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने यही कहा कि बिलावल जो है अभी बच्चा है, ना तजुर्बेकार है, जो कि सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी आपने एक को चेयरमैन बनाया है, और उसके बारे में इस तरह के अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है जब पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो अपने आप को लॉन्च कर रहा है तो पार्टी के इंटरनली तो आप कह सकते हैं ये बिल्कुल, लेकिन आप एक पब्लिक एक इंटरव्यू में ये बात करना, उसके बाद मुझे बताएं कि बिलावल ने जो पिछले 3 जलसे किए और अब जो जलसे करेगा हु विल टेक हिम सीरियसली, जब उनके वालिद ही उनको एक नातजुर्बेकार कह रहे हैं तो उसके बाद बिलावल भुट्टो को कौन सीरियसली लेगा? एक तो ना तजुर्बेकार भी कह रहे हैं मज़हर साहब, दूसरा अगर कोई समझता था कि बिलावल साहब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हो सकता है इन्फ्लुएंस अभी भी कर सकते हों, टिकटों की तकसीम का मामला इन्फ्लुएंस तो जाहिर होगा ही, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जब लाइव टीवी पे बैठ के कहते हैं कि भाई टिकटें तो मैंने ही देनी है और बिलावल तक को टिकट मैंने देनी है, तो इस पे उनके सियासी कारकुन को, उनके अवाम को तो चले छोड़े, सियासी कारकुन को क्या मैसेज जाएगा, कैंडिडेट को? मैं आपको हिस्टोरिकली बता दूं कि हुआ क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, ओरिजिनल पार्टी वो है, और जिसका इलेक्शन सिंबल अब तलवार जो जनरल ज़िया-उल-हक के पीरियड में ले लिया गया था वो भी उनके पास वापस आ गया है। और 2008 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये पार्टी के अंदर ये बड़ी सीरियस डिबेट हुई थी कि हमें अब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी ओरिजिनल पार्टी को बहाल कर देना चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों जमातों में। देखिए, इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त बिलावल पार्टी के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के अंदर ये सीरियस डिबेट है, और यही डिबेट है कि इस पार्टी को 4 पीपीपी वाली पार्टी के रहने का कोई जवाब नहीं है। वो 2002 में एक ख़ास सिचुएशन में आई थी जब बेनज़ीर भुट्टो को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, पार्टी का सिंबल ले लिया गया था, तो उसके पास चॉइस नहीं थी, इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया पार्लियामेंटेरियन, जिसके सदर थे मखदूम अमीन फ़हीम। 2015 में जब उसके बाद मखदूम अमीन फ़हीम का इंतकाल हुआ तो फिर जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन बन गए, शरीक चेयरमैन बन गए। हालांकि ओरिजिनली बात ये हुई थी कि इसका किसी सीनियर पार्टी लीडर को सदर बनाना चाहिए पार्लियामेंटेरियन का, और उस वक्त आज जो बिलावल बात कह रहे हैं ना, ये 2015 में बात एतजाज़ एहसन साहब ने की थी कि हमारी एज के लोगों को अब पार्टी में पीछे हट जाना चाहिए और बिलावल को पार्टी चलाना चाहिए, गलतियां करेगा वो करेगा लेकिन सीख लेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी की भुट्टो की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें आप तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत कब हुई, शाहनवाज की शहादत कब हुई, मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत कब हुई और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, इन सब का एज फैक्टर देख लें आप। इसमें ये भुट्टो तो 51 ईयर्स के थे जब उनकी शहादत वो हुई, उनको फांसी दी गई। बेनज़ीर भुट्टो की एज फैक्टर भी देख लें
तो बिलावल भुट्टो जब ये बात कह रहे हैं तो एक हिस्टोरिकल से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में शायद वो बात कह रहे हैं, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा मजहर साहब ये बता दें मुझे, अब इससे क्या अखज़ करें हम, साथ में आप एक पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं कि ये 4P वाली जो पीपल्स पार्टी है जिसका जरदारी साहब ने कल रिमाइंडर कराया, ये शायद पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी नहीं याद होगा कि ये एक कोई और PPP भी है। इस बिल्कुल इलेक्शन से पहले उनका लाइव टीवी पे बैठ के याद कराना, और हामिद मीर साहब ने पूछा और उन्होंने कहा नहीं पार्टियां भी दो हैं, एक 4P है एक 3P है, तो इसका क्या मकसद था? इसमें बेसिकली वही है, देखिए जो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, और उस वक्त जाहिर है बिलावल यंग थे, ये बना ली गई कि जो 3PPP है उसको अगर इलेक्शन में लड़ना है तो उसके उम्मीदवार पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में अप्लाई करेंगे। नाउ इट मींस कि इवन बिलावल भुट्टो भी अप्लाई करेंगे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में टिकट के लिए। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3P है, हाँ, वो ये फैसला करती है, और देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत शार्प होते हैं, और ये हिस्टोरिकली है कि जो मौरूसी सियासत है और जो मौरूसियत होती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आगे तक जाते हैं। इवन भुट्टो डायनेस्टी की अगर आप मिसाल ले लें तो बहुत कम लोगों को पता है कि वाहिद बख्श भुट्टो जो थे, जिनका 2000 में मर्डर हुआ था, वो ट्राइब्स का झगड़ा ही था जिसकी बुनियाद पे वो हुआ था। और मुमताज़ अली भुट्टो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि असल भुट्टो वो हैं। तो इस वक्त हो ये रहा है कि नवाब शाह की जो पॉलिटिक्स है, लाड़काना की जो पॉलिटिक्स है, वो नवाब शाह से रूल हो रही है, और गढ़ई खुदा बख्श या भुट्टो का नाम जो है वो पॉलिटिकल ज़रूरत है, वो सियासी ज़रूरत है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे चल के शार्प हो सकता है, शायद इस वक्त हमें नजर ना आए। बेनज़ीर भुट्टो ने जब बेगम भुट्टो को साइड लाइन किया था तो बहुत अच्छी तरीके से किया था। उन्होंने बेगम भुट्टो बहुत डिसीजंस करती थी, और मुर्तज़ा के मामले में तो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत अच्छे अंदाज में उनको साइडलाइन किया था, इसलिए कि उन्हें पता था कि बेगम भुट्टो बाद औक़ात बहुत जज्बाती हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाती हैं बाद मामलात में, तो बेगम भुट्टो को लाइफ चेयरपर्सन बना दिया गया था। लेकिन असल में बेनज़ीर भुट्टो ने, और बेनज़ीर भुट्टो ने प्रूव भी किया। अब यहाँ हो ये रहा है कि पिछले 8 साल से आपने ये बल्कि उठा लें कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो बिलावल भुट्टो को चेयरमैन बना दिया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो 2007 से लेके आज 2023 हो गए हैं। क्या आज तक बिलावल भुट्टो ना तजुर्बेकार हैं? यानी उन्होंने 2008 का इलेक्शन देखा, 2013 का इलेक्शन देखा, 2018 का इलेक्शन देखा, और ये अब सॉरी मजहर साहब, मैं इधर से पॉइंट आउट करना चाहती हूँ इधर कि बिलावल इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। मतलब अब वो उस फॉरेन मिनिस्टर के बारे में उनके वालिद साहब ये आके कह रहे हैं कि अभी वो सीख रहे हैं, अभी उनका तजुर्बा नहीं है। What does it mean for हर वालिद यही समझता है कि सीख रहा है। मेरा ख्याल है कि वो अंदाज जो था ना, वो ये ओपरा विनफ्री इंटरव्यू नहीं था, ये कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं था। इसका मैसेज जो कम अक्रॉस हुआ है वो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, कोई बच्चे थे, मतलब ये तासुर आता है। फिर देखिए यही बात है अब्दुल्ला और हुमा के अगर वो ना तजुर्बेकार थे तो पाकिस्तान के एक ना तजुर्बेकार आदमी को आपने पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनवा दिया। और उसके बारे में मैं तो नहीं समझता कि जरदारी साहब सियासी तौर पे बिलावल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब सियासी तौर पे बिलावल को डैमेज कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक इंडिया और भी दिया, और वो दिया आसफा भुट्टो के बारे में। और मुझे लग ये रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लग ये रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आसफा भुट्टो का रोल ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर पिछले इलेक्शंस में देखें तो बिलावल भुट्टो स्ट्रगल अपने आप को मुंतखब कराने में, न सिर्फ लियारी में हार गए, वो तीसरे नंबर पर आए, और लाड़काना में भी स्ट्रगल की उन्होंने। तो ये जो, और कल जरदारी साहब ने कहा कि आसफा कहीं से भी लड़ेगी, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। तो ये हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा के दरमियान जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो भी हमारे सामने है। ये चीज़ तो ये हमारे यहाँ होता है, और हमारे यहाँ ही नहीं, ये इस रीजन में आपको देखें
जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और शार्प होते हैं बात सिचुएशन में। अच्छा, एक ऑन अ लाइटर नोट अगर आप चाहें तो मजहर साहब, जरदारी साहब बड़े ओपनली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स इन द पास्ट शेख रशीद कर लें, मौलाना फजल रहमान, मतलब वो एक क्रिटिसिज्म अपनी वो सुनाते रहते हैं, तो अब उन्होंने ये शायद प्रूव कर दिया है कि आई एम इक्वल टू एवरीबडी, तो उन्होंने बिलावल को भी खरी खरी मतलब उनके बारे में भी कह दिया। ये जो बात जरदारी साहब ने की वो बजाते खुद बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि उनका एक इशू है, वो अल्फाज का चुनाव है। दूसरा, उन्होंने कभी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं की। वो ने कोशिश की थी एक मरतबा जब वो लाहौर गए थे इस्तकबाल उनका करवाने की अरेंजमेंट, तो बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात मुझसे खुद की थी कि जरदारी कोशिश करते हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की लेकिन नहीं कर पाते पॉपुलर पॉलिटिक्स। जेल में रहे वो 14 साल, उसके बावजूद भी उनका एक पॉपुलर इमेज नहीं बना, बट ही इज अ गुड मैनूवर। वो पॉलिटिक्स को मैनूवर बहुत अच्छी तरह करते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर चलना उन्हें आता है। चलिए, अलगर्ज ये कि कल के इंटरव्यू से बिलावल साहब के सियासी करियर को ज़र्ब लगी है, आपकी राय बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास। थैंक यू मजहर साहब। और भी बातें हुई थी इंटरव्यू में, बट लिटरली नथिंग एल्स टेक्स ओवर देन दिस बात। ये जो बात थी ना, इस पे बात करनी पड़ी। ये लाइन जो है जियो की हेडलाइन में चल रही थी, ज़ाहिर है इंटरव्यू की एक खास बात जो है। एंड एक दफा मैंने भी कहा कि किसने क्या कहा, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, सो या इट वाज लाइक दैट।